देश के ज्वलंत मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी। और अभी अभी एक विशेष रिपोर्ट आई है कि बहुत ही जल्दी भारत जनसंख्या के क्षेत्र में दुनिया में 1 नंबर हो जाएगा। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आपके सारगर्भित क्या सुझाव हैं? देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है हमारे यहाँ की। इस चीज को लगता तो है कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, पर जनसंख्या बढ़ने की जो एक प्लस पॉइंट है वो आप लोग सोचिए। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो युवा बढ़ रहा है। आज दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हम हैं। हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी ताकत इस देश की क्या है? युवा है। युवा है। तो सबसे ज्यादा युवा है, तो सबसे ज्यादा युवा है तो सबसे अच्छी सोच है। आज बाहर की विदेशों में सब कंपनियों में युवा हैं, वो हमारे देश के हैं, है ना। तो वो देश का युवा बाहर चला गया है। उस देश के युवा को अपने अंदर, अपने शहर में, अपने देश में बुलाना, ये हमारे लोगों को करना चाहिए। और बढ़ती हुई महंगाई से लेकर हर चीज के लिए मैं ये समझती हूँ कि नौकरियों के पीछे भागने वाला युवा है आज का युवा। उसकी यही सोच है। हम भी यही कहते, बेटा अच्छे से पढ़ लो तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम कभी ये नहीं कहते कि बेटा हमारे यहाँ, मेरे इस गांव में गेहूं बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, तो इस गेहूं को आप डायरेक्ट गेहूं नहीं देके इसकी प्रोडक्ट बना के दो, वैल्यूबल प्रोडक्ट बना के दो। तो अगर 10 युवा मिलके एक गांव के, मैं तहसील की, ग्राम की बात करती हूँ, कि जब वो अगर अपनी खेती को वैल्यूबल खेती बनाएंगे, और जिस तरह से जैविक खेती का अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैविक खेती के लिए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें उनकी कीमतें भी ज़्यादा मिलेंगी। अगर हमारे शहर में, जैसे सपोज हम महेश्वर के रहने वाले हैं, हम चंदेरी के रहने वाले हैं, हम अलीराजपुर जो हमारे यहाँ का है, हम उस जगह के, वहाँ हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है। तो अगर हमारा पढ़ा लिखा युवा इस तरह से जाता है तो निश्चित तौर पर वो काम भी करेगा। देश की जो जनसंख्या बढ़ने की बात है, जो माइनस तरीके से हम सोच रहे कि ये तो बोझ हो गया, जी नहीं, ये बोझ नहीं है, हमारे सिर का ताज है। पर उसको सही दिशा देना हम सबका काम है। हम अपने आसपास का ही काम ढूंढें, जिसके अभी मैंने कई जगह देखा, बड़े बड़े सुनार जो सोने का काम कर रहे हैं, उनके बेटे जाके 50,000 रुपये महीने का एक जॉब कर रहे हैं कि हमें ये काम नहीं करना। इस तरह से विमुख मत होने दीजिए बच्चों को। आज पढ़ लिख कर नई टेक्नोलॉजी से अगर वो अपने क्षेत्र का, अपने घर का और अपने जो भी गांव शहर का व्यापार बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कम नहीं होगी। मैं कहती हूँ 100% खत्म होगी, क्योंकि वो अपने साथ अपने दूसरे युवाओं को भी शामिल करेंगे। तो अगर हम नंबर 1 भी बनते हैं तो घबराइए मत। जापान एक बूढ़ा देश हो चुका है, टेक्नोलॉजी में जापान का कोई मुकाबला नहीं है। देश के लिए जो देश स्वाभिमान की बात है, उनकी भाषा और उनका खान पान, उनका वेशभूषा, उनके यहाँ का आप लोग देख लीजिए, प्रमुख त्योहारों से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी वो अपनी वेशभूषा में पाए जाते हैं, ना कि सूट बूट पहन के। जो उनकी वेशभूषा है वो वही बनी, वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं। वो कभी भी इंग्लिश या दूसरी भाषा में नहीं जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे। तो ऐसी देशभक्ति हमारे अंदर क्यों नहीं है? हमें हीन भावना क्यों है? मैं हिंदी बोल रहा हूँ, यह बोल रही हूँ, हमें हीन भावना क्यों है अपनी भाषा से? हमें हीन भावना अपने पहरावे से क्यों है? जब तक हम खुद अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी भाषा, भोजन, भूषा, भवन, हर जगह हो, वो दिखना चाहिए कि ये आपके देश की संस्कृति है और आप उसको जिंदा रखें। बहुत अच्छा आपके विचार हैं। आपने बातों बातों में से एक बहुत बड़ी बात तक पहुंचाया है आज के इस साक्षात्कार को, कि मुसीबत से व्यक्ति को कभी भी नहीं घबराना चाहिए और मुसीबतों में ही समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए। ये आपका कहने का तात्पर्य है, आपकी ये भाव भूमिका है। अभी अभी आपको विदित होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ये उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। मैं समझती हूँ कि पार्टी की बात तो ठीक है, वो उनके खुद के लिए अच्छा रहा, क्योंकि वो एक राजकुमार जैसी लाइफ जी है उन्होंने। तो एक राजकुमार जब पैदल चल रहा है तो वो जनता की हकीकत भी जानेगा, अपनी कमियों को भी देखेगा और निश्चित तौर पर सुधार करेगा। बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू लेने वाले भी राजकुमार हैं और पैदल चलने वाले भी राजकुमार हैं। तो आज पैदल वो चलेंगे, पैर में छाले उनके पड़ेंगे
रूबरू होंगे वो जनता के बीच में, तो कुछ प्रतिफल देश को और उनको ज़रूर मिलेगा। सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, देश को बहुत ज़रूरत है स्वदेशी की। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थतंत्र से जोड़ा था स्वदेशी को, उसके बाद में राजीव दीक्षित जी आए। आप भी स्वदेशी से जुड़ी हुई हैं, तो आप देशवासियों को, पूरी दुनिया वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात की आपने। ये स्वदेशी जागरण मंच जो कि माननीय राष्ट्र ऋषि माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्थापित किया था, 90 से हो गया था, 92 में इन्होंने इसका पूरा विधिवत घोषणा की। ये मंच है, इसमें हर स्वदेशी भाव वाला व्यक्ति आ सकता है, उसमें कोई वर्ग विशेष और वैसी कोई बात नहीं है, बात सिर्फ देश की है। तो स्वदेशी न चिंता करता है सिर्फ भूमि की, कृषि की, व्यापार की, युवाओं की रोजगार की, देश की अर्थव्यवस्था की, और देश में अगर देश गलत डिसीजन की तरफ जाता है तो भी स्वदेशी जागरण मंच इसको रोकता है। जैसे कि आरसेप करके एक डिसीजन होने वाला था, ये पिछले 3 साल पहले की, 2.5 साल पहले की बात है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हस्ताक्षर कर रहे थे। आरसेप मैं विषय बताती हूँ, जो दुग्ध संगठन है, डेयरी उत्पादन है, उनके लिए अगर वो विदेशी आयात हो जाता, जैसे चाइना का आयात विदेशी आया, तो उसने हमारी पूरी जो छोटे छोटे व्यापार थे, छोटी छोटी जो कंपनियां चल रही थी, उन सबको बंद किया। वैसे ही ये जो आरसेप एक डिसीजन था, एक उस पर जो सिग्नेचर होने थे, समझौता, व्यापार समझौता था, तो हमने स्वदेशी ने उस चीज़ के लिए बहुत सारा शोध करके और मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया कि आप अगर इसके हस्ताक्षर करेंगे तो इसके क्या बाद में क्या इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे देश को। क्योंकि दुग्ध बाहर से जो दूध आने वाला था, जो पनीर आने वाला था, चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट जितने थे, वो सब बाहर से आते हैं। तो दूध आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 16-17 रुपये लीटर जाने वाला था, और बाकी प्रोडक्ट भी इसी तरह सस्ते। तो छोटे छोटे जो हमारे 20-25 पशुओं को पाल के जो लोग ये काम कर रहे थे, पशुधन पाल के, उनका क्या होता। और जो बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ दूध दे रहे, दूध का बड़ा एक बड़े तौर पर है, चाहे वो अमूल हो, चाहे सांची हो, इस तरह सरस हो, इस तरह से जो कंपनियां थी, 100% उनको भी नुकसान होता, क्योंकि वो महंगाई में कैसे देते। आज इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं, इतना सारे संयंत्र लगाए हैं, तो ये चीज़ें देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि दूध तो सभी लोग रोज़ ही लेते हैं ना। तो उस हस्ताक्षर के लिए मोदी जी ने फिर जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, आज मुझे गांधी जी याद आ रहे हैं। उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया कि आज मुझे गांधी जी याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, मेरा देश गाँव में बसता है, और गाँव की बहुत बड़ी ताकत है गौ माता और उनका दुग्ध और ये सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों के लिए स्वदेशी काम करता है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बीपीएल में जो हमारे रहने वाले लोग हैं, जिनको एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है, उनके लिए ये हम बात कह रहे हैं कि आप छोटा छोटा रोज़गार करें। उन रोज़गारों को करने के लिए जो सरकारी सहायता है, उसके लिए भी हम लोग स्वदेशी जागरण मंच से सबको सही गाइडलाइन देंगे। आपको किस बैंक से किस स्तर पर आपको जो भी व्यापार करना है आप कीजिए और अपना जीवन स्तर सुधारिए। रही बात स्टूडेंट्स की, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो शुरुआत से ये रहता है कि वर्ष अच्छे से पढ़ लें, तो उनको भी हम लोग ये बता रहे हैं कि आप जैविक खेती करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बैंक से लोन लेना है तो आप बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं। आपको जिस विषय की, अगर आप कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट है, इससे रिलेटेड आप अपने यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं, या आप मशीनरी में कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इनकी विशेषज्ञ लोगों को वहाँ पे मीटिंग के लिए, कि आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार, जब भी इस तरह से बच्चों को वो रहेगी जानकारी, तो वो उनको जानकारी देंगे। दूसरी चीज़, जो कि बच्चे अगर ये जो ग्रेजुएशन के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, सही ढंग से काउंसलिंग देने वाला काम भी हमारे स्वदेशी जागरण मंच ने स्कूल कॉलेज में किया है। क्योंकि बच्चों का मन 9-10 से ही बदलता है, इसलिए हम हाई स्कूल में भी गए हैं और बच्चों को बताया है कि तुमको आगे व्यापार करना है। क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया नहीं था, सोने की खान था, और इस सोने की खान में हमारा देश में सिर्फ व्यापार होता था। हमारा जो मसाले जाते थे, समृद्धि जो है, सिंपल मैं बात बताऊं, काली मिर्च और जैसे
इस तरह के जो मसाले जाते थे वो सारे विदेशों में जाते थे, वहाँ से सोना आता था जी। है ना। तो अभी तो हमारे एक ही मंदिर का सोना आप देखेंगे कि उसके तो 3 ही वो खुले हैं, है ना। जी। तीन ही गोडाउन खोले गए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों ने मना किया था कि मत करिए आप। तो सोना तो आज भी हमारे पास है, और ये बताता है कि हमारी कितने हम समृद्ध थे। पर जो अंग्रेजों ने नौकरी दे देकर एक कोट पैंट पहनाकर बाबू बना दिया है ना हमारे देश को, उस चीज से हमें फिर वापस आके फिर से धन्ना सेठ की तरह गादी पर बैठना है और आओ जी साहब ऐसा बोल के और देश को आगे बढ़ाना है आर्थिक समृद्धता में। बहुत अच्छे विचार अलका सैनी जी के हैं। हम इन विचारों का स्वागत करते हैं। जो आवाज़ हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए राज्यसभा में, संसद में, विधानसभाओं में, वो आवाज़ इस साक्षात्कार में आपने बखूबी उठाई है। अंतिम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं आज के साक्षात्कार का कि वर्तमान मीडिया को आप देखती हैं, सुनती हैं, पढ़ती हैं, मीडिया से अवगत हैं, तो आपकी नज़रों में मीडिया की भूमिका क्या होना चाहिए? मैं ये समझती हूँ आज के समय में जी। मीडिया काफ़ी निष्पक्ष है जी। एक दो थोड़ा बहुत तो हर जगह रहता है कुछ गड़बड़ हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ, मैं इसमें अपनी तरफ से 100% नंबर ही दूंगी मीडिया को, क्योंकि हर उस बात को पकड़ के सामने जनता के लिए ले आती है। जैसे BBC लंदन भी देखती होंगी आप, खोजी पत्रकारिता में एक नाम, ब्लेड जी भी पढ़ती होंगी बम्बई के RK करंजे, खोजी पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता। तो और क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जैसे बहस होती हैं कई उटपटांग बहसें होती हैं, यही चीज है। हाँ जी। बस आपने सही चीज पे आप आए। ये मुद्दे जो बनाने की बात है ना, वो राई को पहाड़ बनाने का ये जादूगर काम ये हमारा मीडिया जो करता है, वो सचमुच कई जगह बहुत बेझिल हो जाता है और बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। लोग इस चीज़ से ना चिढ़ने लग गए हैं कि अब इनको मुद्दा मिल गया है, अब ये उसके प्याज के छिलके तो ख़त्म हो जाते हैं, पत्ता गोभी के भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनके छिलके ख़त्म नहीं होते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक स्तरहीन तरीके से आवाज़ उनकी इतनी ऊंची होती है, शब्द इतने अजीब से होते हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कई जगह कई चैनल्स पे वो लोगों को बिल्कुल डपट के बात करते हैं, और लोग डपटते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये चीज़ भी अगर सुधार ले मीडिया कि बात गंभीरता से ही करे, क्योंकि हम तो ऐसे देश के लोग हैं जहाँ ज्ञान और शांति और अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने वाले देश के लोग हैं हम। तो वैसे तो पत्रकार जो साथी हैं वो बहुत प्रबुद्ध हैं, पर थोड़ी सी नाटकीयता खत्म हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कहने का तात्पर्य यही है कि बड़ी संतुलित लैंग्वेज में मीडिया की प्रस्तुति होना चाहिए, और जहां आग लगी हो वहां चंदन बरसाना चाहिए, जिससे देश में एक अच्छा मानवता का वातावरण पैदा हो। आपके इस साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों से आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं का स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।